हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, यानी इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री। आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, वो सब घटनाएं भी हम देखा करते हैं और उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। ये जो हमारी कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल पर। एडुरोही ऑफिशियल जब आप सर्च करेंगे तब आपको मिल जाएगी ये क्लासेस। 3 मई के दिन आप सभी का सुप्रभात सीरीज में भरपूर अभिनंदन है। जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी गई है। आज की ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको सर्च करना है एडुरोही 24। इसी के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा, उसे भी आप अटेम्प्ट करेंगे। साथ में आपको एक सूचना दी जाती है कि जब आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तब वहां पर कम्युनिटी नाम से एक ऑप्शन होता है। जब आप कम्युनिटी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो एक बार वो ट्राई कीजिएगा आप सभी। तो चलो जी, अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 पर, यानी कि पार्ट फर्स्ट की तरफ चलते हैं। डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हम कुछ न्यूज के बारे में बातें करेंगे और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करेंगे। पहली न्यूज देखते हैं। हिंदू मैरिज नॉट वैलिड अनलेस परफॉर्म्ड विद रिक्विसाइट सेरेमनीज एससी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक अपेक्षित समारोह के साथ न किया जाए। ए बेंच ऑफ जस्टिस बी नागरत्ना, अगस्टाइन, जॉर्ज मसीहा। तो इन दो जजों की बेंच ने कहा था कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। ठीक है, हिंदू मैरिज इज ए संस्कार एंड sacrament which has to accorded its status as an institution of great values of Indian society। तो ये जो विवाह है वो एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में महान मूल्यों की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट के इन दो जजों की खंडपीठ ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह जो है वो गाने और नृत्य का समारोह नहीं है, शराब पीने का समारोह नहीं है, या फिर आप कहें एक वाणिज्यिक लेन देन का समारोह नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध समारोह के अभाव में मान्यता नहीं दी जा सकती। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो भी इसमें शर्तें लिखी गई हैं, अगर उन शर्तों के मुताबिक चला जाता है तभी वैध माना जाता है। ऐसे नहीं है कि चलो गाना पीना कर लिया और नृत्य कर लिया, शराब पी ली, खाना खा लिया, दहेज दे दिया, ये सब बातें इसमें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। जस्टिस बी नागरत्ना, अगस्टाइन, जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा। ठीक है ना, ये सब बातें। अब चलो जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। हालांकि बिल्कुल आसान सा है, जाहिर सी बात है, मैंने जानबूझकर ये आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में तलाक के लिए प्रावधान किया गया है, आप बताएंगे। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो जैसे हम हिंदू विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो ये 1955 में लाया गया था। इसी के तहत तलाक के बारे में भी बातें कही गई है, यानी कि कुछ आधार हैं जिन आधारों पे विवाह को विघटित किया जा सकता है, यानी कि तलाक लिया जा सकता है। जैसे मान के चलो, हम चल सकते हैं क्रूरता, एक कारण हो सकता है क्रूरता। यानी कि अगर प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को शारीरिक या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो तो विवाह विघटित किया जा सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है परित्याग। परित्याग का मतलब क्या होता है
कि प्रतिवादी ने कम से कम 2 वर्ष की लगातार अवधि के लिए याचिकाकर्ता को परित्याग कर दिया है, तो भी क्या है, ये तलाक हो सकता है। दूसरे धर्म में परिवर्तन, दूसरे धर्म में परिवर्तन, ये भी एक कारण हो सकता है। प्रतिवादी अगर हिंदू नहीं रहता है और उसने अगर दूसरा धर्म अपना लिया है तो तलाक हो सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ, ये भी एक कारण हो सकता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ। विवाह समारोह के बाद कि अगर प्रतिवादी की इस हद तक मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाता है वो कि सामान्य वैवाहिक जीवन उसके साथ संभव नहीं है, तो फिर तलाक लिया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं रोग, यानी कि प्रतिवादी को कुष्ठ एक रोग हो गया है जिसका निदान हो ही नहीं सकता, जो एक संक्रामक रूप में यौन रोग है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, तलाक लिया जा सकता है। और भी बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे मृत्यु का अनुमान, प्रतिवादी को 7 साल या उससे अधिक समय से जीवित नहीं देखा गया है, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु का अनुमान। तो इसमें क्या है, ये कुछ आधार हैं जिन आधारों पे न्यायालय के आदेश से विवाह को विघटित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में ही बात चल रही थी, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछना था। बाकी जैसे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो दहेज निषेध अधिनियम, जिसे हम दहेज प्रतिबंध अधिनियम भी बोल देते हैं, 1961 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दहेज लेन देन को रोकना, ठीक है। मुख्य उद्देश्य यही है, नाम से ही पता चल रहा है। जब हम बात करते हैं सती प्रथा जो चली आ रही थी, उसे रोकथाम करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था 1987 में। तो सती जो है ना, उस आयोग की अधिक प्रभावी जो गतिविधियां हैं उन पर रोकथाम लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको पता है हमारे भारतीय समाज में बाल विवाह का भी प्रचलन रहा था, यानी कि बच्चों की ही शादियां कर दी जाती थी। तो बच्चों की शादियां ना हो, इस बात के लिए एक अधिनियम बनाया गया 2006 में, जिसे हम कहते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया है। तो चलो जी, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह के बारे में बताया है कि जब तक अपेक्षित समारोह नहीं होते तब तक हिंदू विवाह वैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है। तो अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आप एक क्वेश्चन बता देंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, बी ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 28 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। जब हम बात कर रहे होते हैं ऑप्शन ए के बारे में, 25 जनवरी 1950, ये वो दिन था जब भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। जैसे हम अपने भारतीय संविधान की बात करते हैं, हमारे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 324 में ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इस भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950। 17 अप्रैल के दिन कोई बात अगर आपको याद आती है क्या, आप कहेंगे जी हाँ, 17 अप्रैल 1952 का वो दिन था जब पहली लोकसभा का गठन किया गया था। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया, ठीक है। और फिर जैसे हम बात करते हैं 13 मई 1952 को क्या हुआ था, तो पहली लोकसभा जो जिसका गठन हुआ था ना, उसका पहला सत्र शुरू हुआ। पहली लोकसभा का सत्र शुरू, या फिर आप कह सकते हैं पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू। तो सिंपल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक क्वेश्चन बता देंगे कमेंट में कि हमारी जो पहली लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे।
तो नाम किसका आता है? जीवी मावलंकर का नाम आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो है सुप्रीम कोर्ट की, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैंने प्रयास किया है। अब चलते हैं हम सेकंड न्यूज की तरफ। उत्तरी मैदानों मध्य भारत में मई में लू वाले दिनों की संख्या अधिक होगी, ऐसा कहा है आईएमडी ने। नदर्न प्लेन्स सेंट्रल इंडिया टू हैव हाई नंबर ऑफ हीट वेव डेज इन मई। तो मई के दिनों में क्या है, यहाँ पर कई गर्मी वाले दिन देखे जाएंगे। आईएमडी ने कहा कि 5 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के कारण अप्रैल में नियमित अंतराल पर उत्तर और मध्य भारत में बारिश, तूफान और ओलावृष्टि हुई, ठीक है, रेगुलर इंटरवल के साथ, जिससे गर्मी की लहरों को क्या है, एक तरह से रोका गया था। अब जैसे और थोड़ा सा हम देखें, इन्होंने क्या कहा है, हाई नंबर ऑफ हीट वेव डेज एक्सपेक्टेड ओवर द नदर्न प्लेन्स, सेंट्रल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत के आसपास के इलाकों में भी काफी अधिक संख्या में लू चलने की संभावना है। अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल में पूर्व, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में लू के लंबे और तीव्र दौर ने लोगों को झुलसाया था, जिसके कारण सरकारी एजेंसियों और कुछ राज्यों ने स्कूलों में व्यक्तिगत कक्षाओं को निलंबित करने के लिए स्वास्थ्य चेतावनियां भी जारी कर दी थी। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे जिसके बारे में अभी इसमें चर्चा हुई है, प्रायद्वीपीय भारत की। तो अब इसके प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आपको एक क्वेश्चन बताना है, ये आपका वनडे एग्जाम में पूछा गया था। तो जल्दी से बताएंगे कि भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल नहीं है। तो जल्दी से आप बताएंगे कौन सा राज्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहीं आता है। जिन्होंने लिखा होगा ऑप्शन में, इसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप यानी कि ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, 3 ओर से जल से घिरा हो, तो वो होता है प्रायद्वीप। तो जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो वो तो इस एरिया में है ही नहीं कि जहां 3 ओर से पानी हो, ना ही पंजाब है और ना ही राजस्थान। बाकी जो सारे के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के ही हिस्से हैं। यहाँ पर आप ये मैप देखने का प्रयास करेंगे, और ये जो मैप है लिया गया है मैप्स ऑफ इंडिया वेबसाइट से। अब थोड़ा सा आप इसको देखने का प्रयास करेंगे, ये रहा आपका दक्षिणी क्षेत्र कह सकते हैं, दक्षिण भारत कह सकते हैं। तो 3 ओर से जल से घिरा, यानी कि इधर क्या है, इधर है अरब सागर, और इस साइड में क्या है, यहां पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर। तो ये जो क्षेत्र है ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इस प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से एरिया आते हैं, तो गुजरात इसमें आता है। ये रहा गुजरात, गुजरात की बाउंड्री लग रही है ना। उसके बाद में जैसे हम देखते हैं, ये देखिए ये कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। यहाँ पर छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा गोवा, तो गोवा भी इसी के अंतर्गत आता है। और जैसे बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। केरल की जब हम बात करते हैं, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये रहा आपका तमिलनाडु, ठीक है जी। उसके बाद में ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था क्या, तो आप कहेंगे तेलंगाना। ये रहा आपका तटीय क्षेत्र, तटीय राज्य उड़ीसा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा आपका पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के जो ये भारतीय राज्य हैं वो सारे के सारे भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है ना। तो इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इसे
प्रायद्वीपीय जो पठार है इसे पठारों का पठार कहा जाता है, क्योंकि कई पठार मिलकर जो है वो इसका निर्माण करते हैं। जैसे दक्कन प्लेटू लिखा हुआ है, इधर देखेंगे तो ईस्टर्न प्लेटू लिखा हुआ है ना। तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इसी क्षेत्र में आईएमडी ने कहा है कि यहाँ पर गर्मी रहने वाली है। इसके अलावा मैदानी भागों में भी और मध्य क्षेत्र में भी क्या है, गर्मी रहने की संभावना है, यानी कि वहां पर लू चलने की संभावना है, ऐसा कहा है आईएमडी ने। यानी कि हिंदी में कहें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ऐसा कहा। अब थोड़ा आप ये बताएंगे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। और जैसे हम बात करते हैं ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है, तो ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक एजेंसी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो ठीक है, इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। यह हुई आईएमडी के बारे में। जब आपसे ये पूछा जाए कि आईएमडी का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, तो आप सिंपल लिख देना नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में मुख्यालय बना हुआ है आईएमडी का। आईएमडी का मुख्य मकसद क्या है, तो जो भी मौसम संबंधी गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना, मौसम से संबंधित पूर्वानुमान जानकारी प्राप्त करना, भूकंप विज्ञान के लिए भी जानकारी हासिल करना, ये सब आईएमडी का ही कार्य है। तो ठीक है ना, इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। आईएमडी भारत से लेकर अंटार्कटिका तक सैकड़ों आप कह सकते हैं कि कई प्रक्षेपण स्टेशन चलाता है ये। ठीक है, तो चलो जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। फर्टिलिटी लेवल्स ड्रॉप बिलो 1 इन मैनी एशियन नेशन। डाटा कहता है कि हमारे कई एशियाई देशों में प्रजनन क्षमता की जो स्तर है वो घटती चली जा रही है। प्रजनन क्षमता का स्तर जो है वो काफी नीचे चला गया है। कपल्स चूजिंग टू नॉट हैव चिल्ड्रन। आजकल के जो जमाने के कपल्स हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चा ना हो। सिटीजन्स ऑप्टिंग टू रिमेन सिंगल। लोग चाहते हैं कि वो अकेले रहें। स्पेलिंग costs to raise children may all have contributed to the dip। यानी कि इस प्रकार के विकल्प चुनने वाले जो लोग हैं वो एक कारण हो सकता है कि इसकी वजह से गिरावट देखी गई है। जैसे हम बात करते हैं मैनी कंट्रीज इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया आर इन द मिडल ऑफ पॉपुलेशन क्राइसिस। तो कुछ एशिया के ऐसे देश हैं पूर्वी एशिया में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो पॉपुलेशन क्राइसिस के बीच में क्या है, फंसे हुए हैं। हर साल जन्म दर वहां पर क्या हो रही है, घट रही है। और रिकॉर्ड जैसे हम क्या है यहाँ पर रिकॉर्ड लो फर्टिलिटी रेट्स, यानी कि कम प्रजनन दर के साथ। तो राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस साल मार्च में चीन के कई अस्पतालों ने घटती मांग के कारण नवजात शिशु की डिलीवरी सेवाएं देना भी बंद कर दिया। यानी कि प्रजनन क्षमता इतनी कम हो गई है कि चाइना ने वो सर्विस भी बंद कर दी है कई जगह पे। वास्तव में दक्षिणी कोरिया में प्रजनन दर सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के साथ देश के चौथे सबसे बड़े सियोंग नाम शहर ने इस उम्मीद में बड़े पैमाने पर ब्लाइंड डेट की मेजबानी का सहारा लिया कि गिरती जन्म दर जो है वो उलट जाएगी। यानी कि आजकल जो ये चला हुआ है ब्लाइंड डेट का सिस्टम, तो इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा ये जो गिरती जन्म दर है वो कभी उठ जाए। दिस वाज नॉट ऑलवेज द केस बिटवीन 1950 टू 1970। तो ये जो मामला हमेशा नहीं था। 1950 से लेकर 1970 के बीच पूर्वी एशियाई और दक्षिणी एशियाई देशों में प्रजनन की दर 3.5 से लेकर 7.5 के बीच में रही थी। कुल प्रजनन दर एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या है।
तो कई बार पूछा जाता है कि टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड लास्ट लाइन जो है वो लिखी हुई है। वनडे के एग्जाम में, जैसे जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं उनमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये बताएंगे कि कुल प्रजनन दर क्या है, जल्दी से बताएंगे। कुल प्रजनन दर यानी कि व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट, तो कौन सा इसमें से ठीक रहेगा? जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। एक महिला को अपने जीवन काल में जितने बच्चे होने की संभावना है उसे हम बोल देते हैं कुल प्रजनन दर। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ECI अलाउज पॉलिटिकल पार्टीज टू ओपन थनीर पंडाल। तो ECI का मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या किया है? इन्होंने सभी पार्टियों के लिए थनीर पंडाल खोलने का आदेश दे दिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग। अभी थोड़ा सा और बातें करेंगे इनके बारे में। थनीर पंडाल है क्या? तो इन्होंने कहा है कि कुछ शर्तें रहेंगी जिसके तहत आप ये थनीर पंडाल पॉइंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। थनीर पंडाल का मतलब क्या है? फ्री वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, यानी कि आप जो जल है वो मुफ्त में वितरण कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना के लिए इन्होंने अनुमति दे दी है और कहा है कि आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। थनीर पंडाल खोलने के लिए राजनीतिक दलों के प्रस्ताव के आधार पे भारत के चुनाव आयोग नई दिल्ली ने आचार संहिता के दृष्टिकोण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की घोषणा की थी, है ना। सॉरी। तो उन्होंने कहा है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, उसमें इससे कोई भी प्रभाव नहीं देखा जाएगा, इसीलिए आप ये मुफ्त जल वितरण बिंदु जो है वो ओपन कर सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा? बशर्ते कि कोई भी राजनीतिक दल उम्मीदवार मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है ना, अभी कौन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी? सत्यव्रता साहू। अभी इन्होंने ये कहा था बुधवार को बयान में कि इस प्रक्रिया से किसी भी तरह से कोई राजनीतिक लाभ मिलता है और MCC के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। ठीक है ना, तो बशर्ते इनका अगर पालन किया जाता है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में? EIC के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? मुख्य निर्वाचन आयोग। इस मुख्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जैसे कि आपको पता है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें एक सदस्य हुआ करते थे और वो होते थे मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 3 होते हैं। तो एक जो होते हैं वो होते हैं मुखिया, जिनको हम बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो आप पहली फोटो देख लीजिए, सेंटर में जो है राजीव कुमार जी बैठे हुए हैं। और ये जो 2 फोटो आपको दिखाई दे रही है ये है चुनाव आयुक्त। ठीक है ना, इनको सिंपल चुनाव आयुक्त बोला जाता है। तो ये संधू जी हैं और ये ज्ञानेश कुमार जी हैं। तो इस प्रकार 3 सदस्य हैं निर्वाचन आयोग में। निर्वाचन आयोग ने ही ये आदेश दिया है सभी पार्टियों को कि वो थनीर पंडाल यानी कि मुफ्त जल वितरण पॉइंट्स ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा निर्वाचन आयोग के बारे में और भी बातें कर लेते हैं। चलो आप ये बताइएगा कि भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा कथन गलत है। हमें गलत ऑप्शन को टिक करना है, सही ऑप्शन को टिक नहीं करना है। तो चलो पहले देख लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। कहने का भाव ये है कि मुख्य निर्वाचन आयोग को अगर आपको हटाना है तो ठीक वही प्रणाली अपनानी पड़ेगी जैसे हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो तो ठीक लिखा हुआ है, तो हमें ये टिक नहीं करना।
हमें गलत टिक करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। यानी कि 2 पॉइंट्स होते हैं, या तो 6 साल की अवधि तक आए, उससे पहले अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की उम्र 65 साल हो जाती है तो वो 65 साल मानी जाएगी, अन्यथा 6 साल। तो दोनों में से जो पहले आएगा वही अहर्ता लागू होगी। तो ये दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है, हम ये भी टिक नहीं करेंगे। तो तीसरा पॉइंट देखो, भारत का निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद को निपटने में सक्षम नहीं है। तो क्या सक्षम नहीं है क्या? तो ये तो गलत लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये तो सक्षम है, इनका यही तो काम है, तो सक्षम है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए हमें ये टिक कर देना है। चौथा पॉइंट और देख लीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। यानी कि ये भी बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, जितना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन मिलता है उतना ही वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलता है। और ये है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी, ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में बात हो रही थी अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वैसे तो समय बीतता चला जाता है, नए नए यहाँ पर नियुक्ति होती रहती है। अब चलो फिफ्थ न्यूज के बारे में बात करते हैं। इंडिया नीड्स टू एक्सपेंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन मेंटेन ग्रोथ। एडीबी की रिपोर्ट आई है। एडीबी की रिपोर्ट ने कहा है कि भारत को तेजी से बूढ़ी होती आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने और विकास को बनाए रखने की आवश्यकता है। तो जैसे कि आपको पता है, अभी जो हमारा एज ग्रुप है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है? बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि अपनी जो ग्रोथ है वो मेंटेन करनी चाहिए भारत को, और जो पॉपुलेशन है उसपे भी क्या है, स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना चाहिए। While the South Korea and Thailand have achieved universal health coverage, एडीबी के द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इन्होंने बताया है कि दक्षिणी कोरिया और थाईलैंड ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल कर लिया है। जबकि हम बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारत में वृद्ध लोगों के बीच सबसे कम 21% स्वास्थ्य बीमा कवरेज है। यानी कि भारत अभी इस रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ा हुआ है। अब चलो हम देखते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द लोवेस्ट अमोंग द एशिया पैसिफिक नेशंस व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ओल्डर पीपल एंड नीड्स टू एक्सपेंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू मीट नीड्स ऑफ रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन। तो भारत एशिया प्रशांत देशों में सबसे निचले देशों में आता है। तेजी से आबादी आपको पता है बढ़ ही रही है, लेकिन विकास की गति को भी बनाए रखना होगा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में भी विस्तार करने की आवश्यकता है, ऐसा कहा है एडीबी ने। अब जैसे एडीबी की बात करते हैं तो एडीबी का मतलब होता है एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशिया में जो जितने देश हैं उनका विकास करना, तो उनके लिए फंडिंग ये देते होते हैं। अब थोड़ा ये बताएंगे कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ बना हुआ है। जिन्होंने लिखा होगा ना सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में बना हुआ है। जब हम बात कर रहे होते हैं ब्रुसेल्स के बारे में, ब्रुसेल्स जो कि कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। यहाँ पे किसका मुख्यालय बना हुआ है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, नाटो का मुख्यालय बना हुआ है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। जैसे हम बात करते हैं काठमांडू नेपाल के बारे में, तो काठमांडू में किसका मुख्यालय बना हुआ है? सार्क संगठन का, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहां बना हुआ है? तो आप कहेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क को हम दक्षेश भी बोल देते हैं, दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोलते हैं ना उसे, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन।
जकार्ता इंडोनेशिया की बात की जाए तो जकार्ता इंडोनेशिया में किसका मुख्यालय बना हुआ है? तो जैसे आपने नाम सुना होगा आसियान का, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इनका मुख्यालय कहाँ बना हुआ है? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, वहां पर बना हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यहां पर देखिए, साउथ कोरिया रेजिज डिप्लोमेटिक अलर्ट लेवल्स सेटिंग नॉर्थ कोरिया थ्रेट्स। उत्तरी कोरिया की धमकियों का हवाला देते हुए दक्षिणी कोरिया ने डिप्लोमेटिक अलर्ट कर दिया है। और क्या कहा है? NIS ने कहा कि प्योंगयांग ने दक्षिणी कोरियाई मिशनों की निगरानी के लिए एक मिशन शुरू कर दिया है। प्योंगयांग का मतलब तो आपको पता ही है, ये प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की राजधानी है। उत्तरी कोरिया, यानी इनका कहना है कि उत्तरी कोरिया वाले जो है ना, वो एक मिशन के तहत निगरानी रख रहे हैं हमारी, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये किसने कहा? साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ये जानकारी हासिल की गई। उन्होंने कहा है कि ये खुफिया जानकारी के तहत हमें पता किया है। इससे क्या है कि हमारे जो 5 राजनयिक कार्यालय हैं, वहां पर आतंकवादी चेतावनी जो है उसका स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बात करते हैं इनकी 5 लोकेशन कौन कौन सी है, जहां पे सियोल की एम्बेसीज बनाई हुई है। ये सियोल क्या है? तो ये दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। तो यानी कि दक्षिणी कोरिया की एम्बेसी कहाँ है? तो कंबोडिया में है, लाओस में भी है, वियतनाम में भी है, इसके साथ साथ में देखा जाए तो रशिया में भी है और चाइना में भी है। तो यहाँ पर दक्षिणी कोरिया की एम्बेसी बनी हुई है। तो यहाँ पर भी क्या है, थोड़ा सा इनको डर है कि हमारे जो अधिकारी हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए उत्तरी कोरिया के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। अब थोड़ा सा आप इन दोनों देशों के बारे में बताएंगे कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा को किसके द्वारा चिन्हित किया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, आप बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने इसमें टिक किया होगा ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 38वीं अक्षांश रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में सीमा निर्धारित करती है। जब हम बात कर रहे होते हैं 17वीं अक्षांश रेखा के बारे में, यानी कि 17th पैरेलल के बारे में, तो ये जो सीमा है ये जिनेवा समझौते के तहत क्या की गई थी? निर्धारित की गई, जिनेवा समझौते के तहत। और कहां पर है ये? तो आप कहेंगे ये तो वियतनाम में है। तो वियतनाम में जो बाउंड्री बनी हुई है वो संबंधित किससे है? 17वीं अक्षांश रेखा से। जब हम बात कर रहे होते हैं 49वीं अक्षांश रेखा, ये किसको अलग करती है? तो ये USA और कनाडा के बीच में एक सीमा साझा करती है। रेड क्लिफ की बात करते हैं तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो किस किस के बीच में है? तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा है ये रेड क्लिफ रेखा। और इस रेड क्लिफ रेखा जो है, कब की बात है ये? 17 अगस्त 1947 को लाई गई थी। 17 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया, बहुत ही बढ़िया। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये है आपका नॉर्थ कोरिया। नीचे देख लीजिए, ये है आपका साउथ कोरिया। कभी ये एक इकट्ठा ही हुआ करता था जिसे हम कोरियन प्रायद्वीप कहा करते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये 2 देशों के रूप में बंट चुका है। तो यहां पर जैसे देखा जाए, इस नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। ठीक है, और जैसे इस साउथ कोरिया की राजधानी मैंने अभी आपको बताई थी, क्या है? सियोल। और इसके अलावा भी अगर हमें बात करनी हो इनके बारे में, उत्तरी कोरिया की जो मुद्रा है वो क्या है? तो आप कहेंगे उत्तरी कोरियाई वॉन, ये वहां की मुद्रा का नाम है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं दक्षिणी कोरिया की मुद्रा की, दक्षिणी कोरिया की मुद्रा क्या है? तो आप लिखेंगे दक्षिणी कोरियाई वॉन। ठीक है, बस इतना सा ही अंतर है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इन दोनों में अगर देखा जाए तो
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो नॉर्थ कोरिया जो है वो सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,20,538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये नॉर्थ कोरिया। वहीं जब हम साउथ कोरिया की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल उत्तरी कोरिया के मुकाबले कम है, और आप कहेंगे 99,274 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये साउथ कोरिया। ठीक है ना। तो चलो जी, अब हम यहाँ पर आपको ये बता देते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जितनी भी क्लासेस आज तक यूट्यूब पे हुई हैं उनकी एक एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई गई है, और साथ में आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, एडू रोहित 24 आप सर्च कर लेना। और साथ में जब आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे ना तो वहां पर एक ऑप्शन होता है कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसको आप अटेम्प्ट करके देखिएगा, आनंद आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर दूसरे पर, यानी कि आज के इतिहास के बारे में जानेंगे हम। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज के दिन इतिहास में क्या घटनाएं घटित हुई थी वो सब बातें कवर करते हुए चलेंगे, और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। तो चलो जी, अब हम चलते हैं आज के दिन की कुछ मुख्य घटनाओं की बात कर लेते हैं। तो इसमें जैसे बहुत सी घटनाएं हैं लेकिन कुछ ही मुख्य घटनाएं हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आज के दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस 3 मई को? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूर्य के बारे में जानकारी देना और सूर्य का हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आजकल ट्रेंड चल रहा है सौर ऊर्जा का, है ना। सूर्य का प्रयोग करके हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सूर्य दिवस मनाया जाता है। इसके उपयोग को बढ़ावा देना, है ना। तो सभी को ये आह्वान किया जाता है कि सोलर लाइट लगवाई जाए। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का अगर हम उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतरीन रहेगी। सिंपल सी बात है, ये वो ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है, चाहे पेड़ पौधों की बात करें चाहे जीव जंतुओं की बात करें। वैसे तो सौर ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो इसी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा जो है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वो कदम बढ़ाएं। अब आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। अब भारत में आ जाइए आप, और आप ये बताइए कि भारत में जो सौर ऊर्जा हेतु अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनका संचालन भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के तहत किया जाता है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत में सौर ऊर्जा हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत की घनी आबादी और उच्च स्तर आत्पन सौर ऊर्जा को भारत के लिए एक आदर्श स्रोत बनाता है, ऐसा कह सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ पर जनसंख्या ही बहुत है, ऊपर से हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल भी ठीक है। यहाँ पर गर्मी भी ऐसी पड़ती है, जैसे राजस्थान के एरिया की बात की जाए तो बहुत अच्छे से हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर ओडिशा की बात करें, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो संचालित किए जा सकते हैं। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है ये। अब चलो जी, यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। बताना तो क्या है, हम ही बताएंगे।
अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है आज के दिन, यानी कि 3 मई के दिन अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस भी मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सबसे पहले हमें समझना है प्रेस स्वतंत्रता यानी कि मीडिया की आजादी। मीडिया की आजादी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार है। तो ये जब सारे के सारे जो बातें हैं, उन सभी बातों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाना और जो भी लोग इनसे वंचित हैं, जिनके पास अधिकार नहीं है, उनको भी वो अधिकार दिलाना कि सभी ऐसा कर सकते हैं, सभी को ये अधिकार है कि वो एक अपनी राय भी रख सकते हैं सार्वजनिक तौर पर भी, ठीक है ना। तो इसी बात के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब वापिस जैसे हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो इसको मनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का निर्णय कब लिया गया था? जिन्होंने लिखा होगा ना 1991, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय 1991 में किसके द्वारा लिया गया था? यूनेस्को के द्वारा लिया गया। यूनेस्को के साथ में ही एक यूएन का विभाग है जिसे हम क्या बोल देते हैं? जन सूचना विभाग। तो यूनेस्को और जन सूचना विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया गया था कि हम प्रेस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। यूनेस्को का मतलब तो आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। तो इसके द्वारा और जन सूचना विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया गया था 1991 में, ठीक है ना। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो समूचे विश्व में सूचना एक सुलभ रूप से पहुंच जाए, इसके लिए बढ़ती चिंता भारत में भी देखी गई। भारतीय संसद द्वारा फिर क्या किया गया था? 2005 में एक प्रस्ताव पास किया गया, सूचना का अधिकार कानून बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। फिर इस कानून में सरकारी सूचना के लिए नागरिक के अनुरोध का निश्चित समय के अंदर जवाब देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलो जी, अब हम 3 तारीख के दिन हुए कुछ जन्मदिन की बात कर लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जिनकी आज जयंती है। जन्मदिन उनका मनाया जाता है जो जीवित हों। तो ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनसे। ये कौन है? तो आपने इनकी फोटो बहुत बार देखी होगी। इनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है, इनका आज जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 3 मई 1968 में जन्मे ये। कहाँ पे? आप कहेंगे झारखंड में जन्मे थे। झारखंड की धरती से आते हैं अर्जुन मुंडा। और जैसे बात करते हैं मुख्य रूप से ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ। और वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सी पार्टी की तरफ से हैं ये? तो भाजपा पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी। और ये वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। अगर आपको इनके बारे में ध्यान हो, कैबिनेट मंत्री हैं अभी की सरकार में। तो थोड़ा सा इनके बारे में एक क्वेश्चन बता देंगे कि अर्जुन मुंडा वर्तमान में किस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। बाकी भी चलो पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके कौन है? तो नाम किसका आता है? तो अभी नाम आता है अनुराग सिंह ठाकुर का। अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। फिर जैसे हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो नाम आता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी।
फिर और भी पॉइंट देख लीजिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो नाम आता है मनसुख मांडविया। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। आज अर्जुन मुंडा जो है उनकी आप कह सकते हैं उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो इनको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। इन्होंने अपने क्षेत्र का भी क्या है एक नाम रोशन किया, करते करते वो कैबिनेट मंत्री तक पहुंच गए। अर्जुन मुंडा के बारे में कहा जाता है कि 1980 के दशक में इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की अध्यक्षता में झारखंड आंदोलन के साथ बहुत ही कम उम्र में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, और इस प्रकार इनका करियर अभी भी चल रहा है। तो ये तो था जन्मदिन के बारे में। अब हम जानेंगे आज जिनकी जयंती है, यानी कि जो इस धरती पे नहीं है, ये कौन है जिनकी आज जयंती है। फोटो देख पा रहे होंगे, ये हैं वी.के. कृष्ण मेनन। वी.के. कृष्ण मेनन, अगर इनका नाम लिखा जाए बेंगालिल कृष्णन मेनन नाम है इनका पूरा, अगर देखा जाए। इनका आज के दिन जन्म हुआ था 3 मई 1896 को जन्मे थे ये मद्रास में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 6 अक्टूबर 1974 को हुई थी। ठीक है जी। और जैसे बात करते हैं ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ थे। और कौन सी पार्टी से संबंधित थे ये? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो आपको पता ही है, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। उसी कांग्रेस पार्टी के ये नेता के रूप में रहे, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। रक्षा मंत्री भी रहे भारत सरकार के, कब से कब तक? तो 17 अप्रैल 1957 से लेकर 31 अक्टूबर 1962 तक ये क्या रहे थे? रक्षा मंत्री के रूप में रहे। उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, है ना। तो चलो जी, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप नाम से ही समझ जाएंगे, मैंने जानबूझकर दिया है। ठीक है ना। भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? इन चारों में से अगर देखा जाए तो नाम लिखेंगे आप किनका? इन्हीं का जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वेंगालिल कृष्ण मेनन, यानी कि इनका नाम क्या लिया जाता है? वी.के. कृष्ण मेनन इनका नाम लिया जाता है शॉर्ट में। ठीक है जी। जब हम बात कर रहे होते हैं भारत रत्न के बारे में, तो भारत रत्न सबसे पहले किन्हें मिला था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। यही वो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिन्होंने सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त किया था। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जब बात की जाती है, तो इनको सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। तो सिंपल कई बार पूछ लिया जाए ना कि मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था, तो नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, है ना। तो चलो जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, ये कौन है? तो इनका नाम है मरियम मिर्जा खानी। हालांकि इनका संबंध भारत से नहीं है, फिर भी मैंने इनकी फोटो क्यों उठाई है? इनका जन्म अगर देखा जाए तो जन्म इनका 3 मई 1977 को हुआ था। कहाँ पे? ईरान में। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तो ईरान की राजधानी तेहरान में इनका जन्म हुआ, और 15 जुलाई 2017 में इनकी मृत्यु हुई थी अमेरिका में। ठीक है ना। इनका मुख्य क्षेत्र क्या रहा? तो ये एक बेहतरीन गणितज्ञ थी, मैथमेटिशियन थी ये, विश्व स्तरीय मैथमेटिशियन। एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आप समझ पाए होंगे। गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ कौन थी? अगर ये पूछा जाए तो नाम लिख देना आप किनका? मरियम मिर्जा खानी का। मैंने जानबूझकर घुमा के क्वेश्चन नहीं दिया है, मेरा मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए
और आप उसमें कभी भूले ना। तो जैसे हम बात करते हैं, इनको जो फील्ड्स मेडल मिला था, जो कि गणित का सबसे बेस्ट मेडल माना जाता है, तो ये कब मिला था? ये 2014 की बात है। इनको उनसे पहले क्या मिला था? सैटर पुरस्कार भी दिया गया, सैटर पुरस्कार। तो सैटर पुरस्कार जो है उसे 2009 में दिया गया था, और 2009 में ही इनको एक पुरस्कार और दिया गया था, ब्लू मेंथल पुरस्कार। ब्लू मेंथल पुरस्कार भी इनको 2009 में दिया गया था, ठीक है ना। इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। इन्होंने ज्यामिति के लिए और डायनेमिकल सिस्टम के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें इनके बारे में थी, मरियम मिर्जा खानी के बारे में, तो ज्यादा रटने की आवश्यकता है नहीं। अब हम चलते हैं जिनका आज के दिन निधन हुआ था, यानी कि जिनकी आज के दिन मृत्यु हुई थी, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। और ये कौन है? आपने इनकी फोटो बहुत बार देखी होगी। ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन नाम से ही पता चल गया होगा ये कौन थे। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ था, हैदराबाद में। तो हैदराबाद वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहां पर है? ये तेलंगाना में है, लेकिन तेलंगाना कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इनकी पुण्यतिथि है आज, क्योंकि इनकी मृत्यु 3 मई को हुई थी 1969 में। 3 मई 1969 को मृत्यु हो गई इनकी दिल्ली में। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय ये क्या थे? राष्ट्रपति के पद पर थे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई, तो नाम किनका देंगे आप? तो नाम इन्हीं का लिख देना, ठीक है। जब ये राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति होने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और वैसे अगर देखा जाए तो ये हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे, तीसरे राष्ट्रपति रहे। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं आपको फोटो के माध्यम से बताऊंगा, रटने की आवश्यकता है नहीं आपको। भारत के राष्ट्रपतियों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। तो जल्दी से बताएंगे, कालानुक्रम में लिखना है आपको, जल्दी से। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा बताएं। सबसे पहले तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए, फिर आए डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, और फिर फखरुद्दीन अली अहमद। जिन्होंने लिखा होगा ना बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। थोड़ा सा अब हम समझ लेते हैं फोटोज के माध्यम से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहली फोटो, ये कौन है? ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार में हुआ था, जिनको बिहार के लाल के नाम से भी जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी रहे थे ये, और हमारी संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट भी रहे थे, स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। ये हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और इन्होंने कब से कब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति के रूप में रहे, ठीक है। बाद में फिर राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नाम आता है किनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। यानी कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे, उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद में क्या हुआ था? फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बन गए थे 13 मई 1962 को राष्ट्रपति।
और ये 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो नाम किनका लिखेंगे आप? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का लिखेंगे। और वैसे अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति तो भी नाम लिखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। फिर जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का टाइम पीरियड पूरा हो गया, उनके बाद में कौन आए थे? उनके बाद में आए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनकी क्या है आज पुण्यतिथि है ना। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी वही डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 13 मई 1967 को राष्ट्रपति बने थे। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हो गई थी 3 मई 1969 को। ठीक है। और ये जब पद खाली हो गया तो राष्ट्रपति पद जब खाली हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद, तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था किसको? वी गिरी को। वी गिरी जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक रहे वी गिरी। फिर इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया फिर दोबारा से किनको बनाया गया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो उस समय के हमारे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे सर्वोच्च न्यायालय के, नाम था उनका मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बनाया गया कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। इन्होंने भी क्या किया? 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्य किया था। ठीक है ना। ये है मतलब कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, सॉरी कार्यवाहक राष्ट्रपति। सिंपल अगर पूछा जाए हमारे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे तो वी गिरी का नाम लिख देना। फिर बाद में ऐसा नहीं है कि इनको टाइम नहीं मिला, इनको टाइम मिला था वी गिरी को। ये देखो ये फोटो दिखाई दे रही है आपको, ये वी गिरी ही है। ये है वो वी गिरी जिन्होंने हमारे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और जब इनका टाइम आया तो फिर ये राष्ट्रपति भी बने और इन्होंने 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर ये फोटो देख पा रहे होंगे, पांचवी फोटो जो है ये कौन है? ये है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद वी गिरी के बाद में बने थे भारत के राष्ट्रपति। और ये कब से कब तक रहे? तो ये 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनका भी क्या हो गया था? इनकी भी मृत्यु हो गई राष्ट्रपति पद पर रहते हुए। यानी कि एज ए राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई सबसे पहले वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आता है। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? तो फखरुद्दीन अली अहमद का नाम आता है। ठीक है ना। अब जब इनकी मृत्यु हुई थी तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? तो बी.डी. जत्ती को बनाया गया। बी.डी. जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया। फिर करते करते कई टाइम तक बी.डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे। फिर छठे हमारे जो राष्ट्रपति बने जिनका नाम लिया जाता है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ये नीलम संजीव रेड्डी जो है ना, ये पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। इन्होंने फिर कब शपथ ग्रहण की थी? तो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। आपको शुरू में ये जो 6 राष्ट्रपति है उनके टाइम पीरियड में थोड़ी दिक्कत होगी। बाद में ये जो छठे राष्ट्रपति आ जाते हैं ना, नीलम संजीव रेड्डी, उनके बाद में आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी राष्ट्रपति आए इनके बाद में या फिर जितने भी राष्ट्रपति गए उनके बाद में वो 25 जुलाई को ही आते थे। जैसे 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे छठे राष्ट्रपति। फिर उसके बाद में 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहे ज्ञानी जेल सिंह।
फिर आगे 25 जुलाई 25 जुलाई 25 जुलाई ही चलेगा हमेशा, यानी कि वर्तमान तक। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और वो कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इनके बारे में। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन है जी? आप कहेंगे इनका नाम है जगजीत सिंह अरोड़ा। जगजीत सिंह अरोड़ा। इनका क्या हुआ था? इनका निधन आज ही के दिन हुआ था। इनका जन्म लिख देते हैं पहले। 13 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। उस समय भारत और पाकिस्तान इकट्ठे हुआ करते थे। ठीक है ना? 3 मई 2005 को इनकी मृत्यु हुई थी हमारे भारत में। तो जैसे हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, कार्यकाल इनका 1939 से लेकर 1973 तक रहा। किसके रूप में रहा? तो ये भारतीय सेना में थे। ठीक है ना? सेना में थे। तो 1939 में जब ये सेना में भर्ती हुए थे, उस समय इनकी रेजिमेंट का नाम क्या था? तो रेजिमेंट का नाम था द्वितीय पंजाब रेजिमेंट। द्वितीय पंजाब रेजिमेंट, है ना? क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स के हम गुलाम थे उस समय। और जैसे 1939 से लेकर 1947 तक ये द्वितीय पंजाब रेजिमेंट में रहे, और जब हमें आजादी मिल गई थी अंग्रेजों के बाद में, तो फिर पंजाब रेजिमेंट जो है वो हमें देखने को मिली। 1947 के बाद ये फिर पंजाब रेजिमेंट से ही जुड़े। ठीक है ना? तो जैसे आपको पता है 1971 की लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की। उसी लड़ाई में क्या हुआ था? पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था भारत के सामने, और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा था। उस बांग्लादेश नाम के नए देश को विश्व के मानचित्र में स्थापित करने वाले हीरो कौन थे? तो नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। ठीक है ना? ये वही व्यक्ति हैं जिनका बहुत योगदान रहा था उस समय जब ये लड़ाई हो रही थी भारत और पाकिस्तान की 1971 में। और फाइनली आपको पता है बांग्लादेश नया अस्तित्व में आया, और जो पाकिस्तान के सेना नायक थे उस समय, जिन्होंने क्या किया था? समर्पण किया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पाकिस्तान और उस समय भारत की लड़ाई हुई थी, है ना? कब की बात है? ये बात है 1971 की। तो लगभग 90,000 के आसपास में क्या किया गया था? समर्पण किया गया। तो समर्पण करने वाले साइन किसने किए थे? तो नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी का। नियाजी ने साइन किए। और किसके सामने झुके थे वो? तो इन्हीं के सामने झुके थे जो हमारे अरोड़ा जी हैं। ठीक है ना? जगजीत सिंह अरोड़ा। तो ये इनकी जीवन की सबसे बड़ी क्या रही? एक उपलब्धि रही। और इसके बाद में फिर क्या है? बांग्लादेश अस्तित्व में आया गया था, और इसी के बाद में इनको फिर क्या गया? 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण हमारे भारत में तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान है। 4 नागरिक सम्मान होते हैं। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा पद्म श्री। तो इस प्रकार 1972 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब जैसे हम बात करते हैं भारतीय सेना के बारे में, क्योंकि ये भारतीय सेना से जुड़े हुए थे, थल सेना से जुड़े हुए थे। अब आप ये बताएंगे कि भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ना 15 जनवरी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। करियप्पा जो थे ना, उन्हीं के एक कह सकते हैं उपलब्धियों की याद में मनाया जाता है 15 जनवरी को। और जैसे 4 दिसंबर को बात करें, तो 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि जल सेना दिवस मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को। 8 अक्टूबर की बात की जाए तो वायु सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस। ठीक है जी? तो इनके अलग अलग लोगो हैं। जैसे बात करते हैं भारतीय सेना के बारे में, यानी कि सर्विस पहले करो सेल्फ, यानी कि अपने से पहले सेवा।
तो ये भारतीय सेना का ध्येय वाक्य है। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो नौसेना का क्या है? श नो वरुण, यानी कि वरुण देवता हम पर मेहरबान हो, हम पर मंगलदायी हो, क्योंकि प्राचीन समय में वरुण देवता को समुद्र का देवता माना गया, यानी कि जल का देवता माना गया। तो वर्तमान में भी इनको जल का देवता मानते हुए नौसेना ने इनको अपने अध्याय वाक्य के रूप में जोड़ रखा है। वायुसेना की बात की जाती है तो वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी कि ऊंचाइयों को छुओ, नभ यानी कि आकाश को स्पर्श करो। तो इस प्रकार से हमें बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एडुरोही ऑफिशियल अपने चैनल का नाम है और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी और डेली एक क्वेश्चन भी साथ में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। जब आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पे कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होता है। जब आप कम्युनिटी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। एक बार आप वो जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके देखिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। इसी के साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, एक्स पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी। बस आपको सर्च करना है एडुरोही24। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। तो चलिए जी, धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।